हेलो। हाँ जी। कोई नहीं, मुझे पता है कौन प्रेज़ेंट है, कौन नहीं। हाँ जी बेटे। मेडिवल सोसाइटी में हम कर रहे थे 3rd चैप्टर सामंत वाला, सामंतवाद, ठीक है? उसमें हम करेंगे आज सामंतवाद के विकास के कारण, ठीक है? कि सामंतवाद के विकास के क्या कारण रहे। फर्स्ट है इसमें राजनीतिक कारण, कि यूरोप में अशांति और अराजकता, कि रोम में अशांति और अराजकता किस तरह से थी, कि 5वीं शताब्दी में गवर्नर जातियों के आक्रमणों के फलस्वरूप रोमन साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया था और उसके स्थान पर कई स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो गई। रोमन साम्राज्य के विघटन काल में पश्चिमी यूरोप में अराजकता, अशांति एवं अव्यवस्था फैल गई। बाहरी आक्रमणों के कारण भी किसानों की जो अव्यवस्था थी वो दयनीय हो गई, क्योंकि उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं रहा था। जमींदारों को भी अन्य जमींदारों से व्यय बना रहा, अतः किसानों और जनसाधारण की तरह उन्हें भी सुरक्षा की आवश्यकता थी और इस प्रकार दोनों को एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता आ पड़ी थी और किसानों को अपनी रक्षा के लिए जमींदारों के आश्रय की आवश्यकता थी, क्योंकि उनके पास अस्त्र शस्त्र थे, दुर्ग थे। जमींदारों को सेना में भर्ती होने वाले लोगों की आवश्यकता थी और इस प्रकार से सामंतवाद का जन्म हुआ। किसान अपनी स्वतंत्रता का परित्याग करके जमींदारों के संरक्षण में चले गए थे। अब उनकी जो स्थिति थी वो कमियों की हो गई थी। दोनों के बीच एक समझौता हुआ जिसके अनुसार यह तय हुआ कि जमींदार लोग किसानों को नहीं लूटेंगे और उन्हें बाह्य आक्रमणकारियों से सुरक्षा प्रदान करेंगे। इसके बदले में किसानों ने अपने खेतों की उपज का एक निश्चित भाग सामंतों को देने तथा कई प्रकार की सेवाएं करने का वचन दिया। छोटे सामंतों को भी अपनी सुरक्षा की चिंता थी, अतः छोटे सामंत बड़े सामंतों की शरण में चले गए। बड़े सामंतों ने छोटे सामंतों को सुरक्षा प्रदान करना स्वीकार कर लिया और इसके बदले में छोटे सामंतों ने धन तथा सैनिकों से बड़े सामंतों की सेवा करने का वचन दिया। इसे एक मेंडेशन के नाम से भी जाना जाता था। सेकंड पॉइंट है आपका यूरोपियन शासन व्यवस्था पर प्रभाव, कि रोमन साम्राज्य के पतन का प्रभाव यूरोप की जो शासन व्यवस्था है उस पर भी पड़ा। रोमन साम्राज्य के विघटन काल में जमींदारों एवं शासकों ने स्थानीय शासन में वह स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। अब उन्हें कर वसूल करने तथा सैनिक सहायता देने के लिए कामों के अतिरिक्त न्याय भी करने तथा कानून बनाने का भी अधिकार मिल गया था। जमींदारी न्यायालय स्थापित हो गए थे और जिनमें प्रजा की को जो दंड देना है या जुर्माना लगाने का कार्य होने लगा था और अतः आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ जमींदार स्वतंत्र राजाओं की तरह रहने लगे थे। वे स्वतंत्र रूप से शासन चलाने लगे थे और अपनी सुरक्षा के लिए अपने से शक्तिशाली जमींदार का संरक्षण प्राप्त करने लगे थे। नेक्स्ट आपका जर्मन जातियों का आगमन,
कि रोमन साम्राज्य के बाद जर्मन विजेताओं ने पश्चिमी यूरोप में सामंती प्रथा को फैलाया। जर्मन कबीलों के नेता जीती हुई भूमि को अपने अनुयायियों के बीच बांटने लगे और ये अनुयायी अपने नेता को सैनिक सेवा देते थे। परंतु अब उन्हें जमीन मिलने लगी और नए जमींदार नाइट अथवा सामंत कहे जाने लगे और इस प्रकार गाल, इंग्लैंड एवं अन्य देशों में सामंतवाद का जन्म और विकास हुआ। फोर्थ पॉइंट है धार्मिक संस्थाओं को स्वतंत्रता मिलना। कि 9वीं शताब्दी के मध्य में धार्मिक संस्थाओं को भी शासन के क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई थी। पादरी भी बड़े जमींदार बन गए और जमीन के साथ साथ उनके अधिकारों में भी वृद्धि हुई। धीरे धीरे चर्च यूरोप का सबसे बड़ा सामंत बन गया। पश्चिमी यूरोप की 1/3 भूमि पर चर्च का अधिकार हो गया। अब राज्यों की संपूर्ण आर्थिक एवं प्रशासनिक शक्ति गृहस्थ जमींदारों और पादरी जमींदारों के बीच बट गई थी। प्रारंभ में सामंतों के अधिकारों केवल जीवन पर्यंत थे और परंतु आगे चलकर उनकी जागीरों को भी वंशानुगत बना दिया गया था। नेक्स्ट है बेटे आर्थिक कांड। कि रोमन साम्राज्य के अंतर्गत बड़े बड़े जमींदार वर्गों का उदय हुआ, जिनके अधीन काफी बड़ी भू संपत्ति रहती थी। वे अपनी भू संपत्ति को बढ़ाने के लिए किसानों से उचित कीमत पर उसकी जमीन खरीद लेते थे और फलस्वरूप किसान भूमिहीन होते चले गए। स्वतंत्र किसानों की संख्या बढ़ती गई और प्रारंभ में जमींदार लोग खेती का काम दासों से लेते थे, परंतु दासों की उदासीनता के कारण कृषि की अवनति हुई और उपज कम होने लगी थी। अब पैदावार को बढ़ाने की समस्या भी उत्पन्न हो गई थी। उत्पादन 2 तरीकों से बढ़ाया जा सकता था। फर्स्ट है कृषि संबंधी वैज्ञानिक उपकरणों का आविष्कार और सेकंड है मजदूरों की संख्या में वृद्धि। परंतु मजदूरों की संख्या बढ़ाना कठिन था और रोमन लोग वैज्ञानिक उपकरणों के आविष्कार में असमर्थ थे। अतः ऐसी स्थिति में गुलामों को ही कुछ सुविधाएं देकर उपज बढ़ाने पर विचार किया गया था और इस प्रकार उन्हें स्वतंत्र रूप से जमीन दे दी गई। उन्हें अपना परिवार बसाने तथा परिवार के साथ जीवन व्यतीत करने की सुविधाएं भी दी गई। उन्हें अपनी भूमि की उपज का एक निश्चित भाग अपने मालिक को देना पड़ता था। अब वे कृषक दास या कम्मी कहे जाने लगे थे। अब स्वामी तथा कृषक दास के आपसी संबंधों का मुख्य जो आधार था वो भूमि थी। इससे भी सामंतवाद का विकास हुआ। आगे है सामंती कार्यविधि। कि सामंती कार्यविधि किस तरह से उनका जो वर्किंग मेथड था वो क्या था। कि वास्तविक व्यवहार में सामंत तंत्र की जो कार्यविधि का उल्लेख करते समय एक बात ध्यान रखी गई है कि प्रथाएं अथवा रूढ़ियां एक देश से दूसरे देश में और यहाँ तक एक बात ध्यान रखी गई है कि प्रथाएं हैं अथवा रूढ़ियां हैं वे एक देश से दूसरे देश में और यहाँ तक कि एक ही देश के भीतर भी काफी भिन्न थी। और सामान्य रूप से एक सामंती सिद्धांत के अनुसार राजा के अंतर्गत फीफी मतलब जिसको जागीर कहा जाता था एक प्रकार से संघ था। और सामंती सिद्धांत के अनुसार राजा समस्त जो वासले थे उनका सर्वोच्च सामंत स्वामी था। उसका राज्य ईश्वर द्वारा प्रदत्त फीक थी। कई राज्यों में तो राजाओं की सत्ता नाम मात्र की होती थी, परंतु जो सामान्यतः एक सामंती राजा की शक्ति उसके स्वयं की भूमि के आकार पर निर्भर करती थी। अर्थात अपने सामंतों की भूमि की तुलना में उसके अपने पास कितनी भूमि है। शक्तिशाली सामंतों को एक दूसरे से लड़ाकर अथवा उनसे संतुलन बनाकर अपना प्रभाव बनाए रखने की राजनीतिक योग्यता के आधार पर ही राजा की शक्ति निर्भर करती थी। विवाह तथा मृत्यु के अवसर पर अपने सामंतों की क्षति पर अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर मिल जाता था। राजा के नीचे उसके शक्तिशाली भूमिपति होते थे जिनके अधिकार में राजा द्वारा प्रदत्त बड़े बड़े भूमिखंड थे।
इनमें से अधिकांश भूतपूर्व साम्राज्य से ड्यूक कांड और मार्विस थे। अंतर इतना ही था कि पहले वे राजा द्वारा नियुक्त किए जाते थे और अब वंशानुगत हो गए थे। इन्हें व्यक्तिगत रूप से राजाओं को श्रद्धा अर्पित करनी पड़ती थी और बड़े-बड़े सामंत अपनी भूमि के छोटे-छोटे भाग, जिन्हें लघु फीक कहा जाता था, उसे अपने वाशलों मतलब अनुचरों में बांट देते थे और परिणामस्वरूप वाशल और फीक में भी फीक अस्तित्व में आ गई थी। बड़े सामंत अपने जो वासलों के साथ भी कई प्रकार की शर्त तय कर लेते थे और वासल सामान्य तौर पर वेरन कहे जाते थे और ये लोग भी अपने हिस्सों की भूमि का कुछ भाग दूसरे लोगों को देकर अपना उप अनुचर बना सकते थे। उप अनुचर भी आगे फिर ऐसा ही कर सकते थे। चर्च के धर्म अधिकारी लोग भी भूमिपति अथवा अनुचर या दोनों ही बन सकते थे। सामंत व्यवस्था की सबसे निचली सीढ़ी पर कृषक दास थे और जो अपनी भूमि के साथ बंधे होते थे। नेक्स्ट है राजा और उसके प्रमुख सामंत। जो राजा है और उसके प्रमुख सामंत है अथवा बैरन से लेकर छोटे सरदारों के मध्य सामंती संबंध का जो मुख्य सार था, उसका अनुबंधात्मक रूप था। सामंत और अनुचर प्रत्येक के पारस्परिक अधिकार और विशेष सुविधाएं थी, परंतु समस्त सामंत भी अनुचार थे और प्रत्येक अनुचर भी अपने क्षेत्र में सामंत था। अतः राजा से लेकर छोटे से सरदार तक के सामंती समाज में सामाजिक समानता विद्यमान थी और प्रत्येक अधिकार और कर्तव्य एक जैसे ही बने हुए थे। जब एक साधारण अनुचरण ही अपने स्वामी के प्रति सेवाओं का उल्लेख करते हैं तो यह याद रखना चाहिए कि सामंतों को भी अपने स्वामी को वैसी ही सेवाएं प्रदान करनी चाहिए या होती हैं जैसे कि वे अपने अनुचर से अपेक्षा करता है। वासलेज पूर्णतः एक सम्मानजनक जागीर थी और उसमें अपमान अथवा निम्न स्थिति की कोई बात न थी। नेक्स्ट आपका सामंत और अनुचर के आपसी दायित्व यूरोप के सभी भागों में एक समान नहीं थे और समय के साथ साथ उनमें परिवर्तन भी होते रहे, फिर भी अनेक बातों में काफी समानता विद्यमान थी। उनका विकास फीक के रूप से हुआ था, जो भूमि का टुकड़ा और ऑफिस दोनों ही थे। बड़े बड़े सामंतों द्वारा राजा की तथा छोटे सामंतों और बड़े सामंतों की अधीनता स्वीकृत एक नाटकीय समारोह द्वारा मनाई जाती थी। यह समारोह प्राय बहुत ही तड़क भड़क से होता था। सामंत बनने वाला आदमी लाड़ की गड्डी में आता था, जहां इस अवसर के लिए और भी लोग एकत्र होते थे। लाड़ अपनी गड्डी के बड़े कमरे में बैठता और आदमी नंगे सिर लाड़ के सामने घुटनों के बल झुकता था और अपने हाथ लाड़ के हाथ में देता और अपने को कुछ फीप के लिए लाड़ का आदमी घोषित करता और आदमी शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन शब्द होमो से हुई है। अतः यह शपथ होमेज मतलब श्रद्धा अर्पित करना कहलाती थी। तब लार्ड उस आदमी को उठाकर खड़ा करता और उसे शांति का चुंबन देता जिससे वो शांत हो जाए और जिसके बाद यह आदमी बाइबल या किसी पवित्र चिन्ह पर हाथ रखकर शपथ भी लेता था कि अपने लाड़ के प्रति अपने कर्तव्यों का निभाव करेगा। ये था आपका। नेक्स्ट है बेटे आपका सामंतों के कर्तव्य क्या थे। कि सामंतों के कर्तव्य किस तरह के थे कि सामान्यतः जो सामंतों के कर्तव्य थे बहुत बहुत ही सुनिश्चित होते थे। वह स्थान स्थान पर वे कुछ अलग अलग होते थे। सामंतों को मुख्यतः 3 कार्य जो संपादित करने पड़ते थे। फर्स्ट है आपका सरकार संबंधी न्याय, सेकंड है वित्तीय और थर्ड है सेना संबंधी। सामंत को अपने स्वामी के दरबार में उपस्थित होना पड़ता था और यह उपस्थिति समय समय के लिए आवश्यक भी थी। जब भी लार्ड द्वारा कहा जाता उसे लार्ड के दरबार में उपस्थित होना पड़ता था और दरबार में यह अपने लाड़ की नीति संबंधी मामलों पर सलाह भी दे सकता था और अन्य सामंतों के साथ न्याय में न्यायाधीश की हैसियत से भी अभियोग की सुनवाई करके न्याय प्रदान करता था। अपने अधिकृत क्षेत्र उसके निवासियों की जन माल की रक्षा करना भी उसका
सामंत का परम कर्तव्य माना जाता था। दूसरा क्या है कि दूसरा मुख्य कर्तव्य अपने लाड़ को वित्तीय सहयोग देना था, कि यह आर्थिक सहयोग उसकी भूमि के आधार उसकी भूमि के आधार की दृष्टि से तय किया जाता था। अर्थात अधिक भूमि वाले सामंत को अधिक देना पड़ता था और आर्थिक सहायता मुख्यतः 3 अवसरों पर दी जाती थी। लाड़ के बड़े लड़के के नाइट होने के अवसर पर प्रत्येक सामंत को नजराना अथवा भेंट देनी पड़ती थी। सेकंड है, लाड़ की सबसे बड़ी लड़की के विवाह के लिए दहेज का प्रबंध करना होता था और इस अवसर पर लाड़ के यहाँ होने वाले समारोह का खर्चा जुटाना पड़ता था। थर्ड क्या है, यदि उनका लाड़ किसी के द्वारा बंदी बना लिया जाए या कोई उसका अपहरण कर ले तो उसकी मुक्ति के लिए आवश्यक धनराशि सामंतों को जुटानी पड़ती थी और लाड़ को सामंत द्वारा दिया गया धन नजराना कहलाता था। और जो सामंत वर्ग है उसको अपने लाड़ को सैनिक सहायता देनी और सेवा प्रदान करनी सबसे बड़ी जिम्मेवारी मानी जाती थी, क्योंकि सैनिक सेवा सामंती व्यवस्था की रीढ़ थी। प्रत्येक सामंत से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह व्यक्तिगत रूप से एक सशस्त्र योद्धा की हैसियत से अपने लाड़ को सेवा करेगा और यदि सामंत की भूमि अधिक होती है तो उसे उसी अनुपात में निश्चित संख्या में अश्वारोही सैनिक भी जुटाने पड़ते थे। इसके लिए वह अपने भूमि का कुछ क्षेत्र अपने अनुचरों को दे देते था और यह सैनिक सेवा सीमित होती थी। उत्तरी फ्रांस में प्रत्येक सामंत को प्रतिवर्ष प्राय 40 दिन अपने लाड़ की ओर से लड़ाई में भाग लेना पड़ता था और इसके अतिरिक्त लाड़ के दुर्ग और महलों की गश्त की ड्यूटी भी होती थी। ये थे आपका सामंतों के कर्तव्य। आज इतना ही करेंगे, ठीक है। कल करेंगे हम सामंतवाद की विशेषताएं। हाँ जी। यस यस। हम्म। आपकी क्या है? हाँ जी हाँ जी। हम्म। हाँ, आपके 4 ही पॉइंट बेटे, आपके उसमें भी पेपर में भी 4 ही पॉइंट पूछ रखे हैं इसके। ठीक है। हाँ हाँ कर लो। अच्छा ठीक है फिर बेटे, 16 मार्क्स का ही चाहिए हमें, चारों अलग अलग से। हम्म। जो 4 पार्ट है चारों 16-16 नंबर के बनने चाहिए बेटे। ओके। हम्म। ठीक है। हाँ होगा, जो मेरे पास है मैं वो भी भेज दूंगी आपके पास, यदि इसमें होगा इससे अच्छा। ठीक है। और आपके पास है वो मुझे बता देना किस तरह से है। ओके बेटे। हेलो बेटे। हेलो बेटे बोलो। हम्म। हम्म। क्या है आपका? हम्म। इस्लाम का उदय। इस्लाम का उदय मेरे पास टॉपिक है, मेरे पास टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप वो बनाना बिल्कुल एज इट इज।
ठीक है। एनी क्वेरी और किसी बच्चे की? एनी क्वेरी बेटे? ओके ओके। अंजू प्रेजेंट है अभी या लेफ्ट होगी? अंजू प्रेजेंट है बेटे? डेली आपकी 11 बजे आपको लिंक सेंड कर दिया जाता है। आपकी 11 बजे स्टार्ट होती है आपकी क्लास। ठीक है, लगातार आपकी 2 क्लास होती हैं। ठीक है, आप डेली क्लास लगा लो, क्योंकि अभी तक तो आपके 2-2 ही लेसन हुए हैं, किसी में 2 हुए हैं, किसी में 3 या 4 हुए हैं, इस तरह से। अभी बहुत सिलेबस रह रहा आपका, ठीक है? तो आप लगाओगे तो आपका कवर हो जाएगा, और साथ के साथ टेस्ट भी चल रहे हैं आपके, ठीक है? तनु बेटा आपने टेस्ट नहीं दिया? टेस्ट नहीं दिया आपने? हैं? कब दिया है आपने टेस्ट? जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया उनका एक दिन टेस्ट लूंगी मैं। तैयारी रखना अपनी, कभी भी ले सकती हूँ। हम्म हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है? हम्म कितना बड़ा दे रखा है? अरे नहीं, जो पूछ रखा है सिर्फ उसी का बनाना है बेटे, ठीक है? जो पूछ रखा है सिर्फ वे क्वेश्चन बनाओ आप। हम्म हाँ, मैं आपको अभी बता देती हूँ। आप एक तो कर लेना, आपका है आप कर लेना बेटा अमेरिका की क्रांति, ठीक है? ये मॉडर्न वर्ल्ड में करोगे आप। और आपका मेडिवल सोसाइटी में आप करोगे। सबसे इजी टॉपिक कौन सा आपका? सोसाइटी इन खिलाफत। सोसाइटी इन खिलाफत, या आप ये कर लेना बेटे, वो छोड़ दो। मदीना वाला है एक टॉपिक, मैं आपको वो भेज दूंगी। मैंने ग्रुप में वैसे भेज रखा है, बट आप अभी ज्वाइन किया है तो मैं आपको दोबारा से भेज दूंगी ग्रुप में, वो लिख लेना एज टीच, ठीक है? हाँ जी, वैसे ही बनाने हैं। अच्छी तरह से आप लोग उनमें पिक भी वो चिपकाओगे। पिक नहीं चिपकाते आप, बहुत कम चिपकाते हो। उस मैटर से रिलेटेड पिक होनी चाहिए आपके असाइनमेंट में। सभी बच्चे सुन लीजिए, ये सभी बच्चों के लिए बेटा, हो प्रेजेंट सभी, कि आप लोग अपनी असाइनमेंट में उस मैटर से रिलेटेड पिक चिपकाओगे, ठीक है? ठीक है बेटा, और किसी की कोई क्वेरी? और क्वेरी है किसी की कुछ? रूस वाला? ओके ओके ओके, ठीक है बेटे, ओके।